हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले कुछ स्कीम्स को देखेंगे और उसके बेसिस पर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि बिल्कुल एग्जाम जैसे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपके पास सबसे पहली स्कीम है, वो है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। तो हमें इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसका पहले का नाम था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, इसको पहले बोला जाता था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ये लॉन्च हुई थी 2018 में। कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2018 में। कहाँ पर? रांची, झारखंड में। ये इसका मिनिस्ट्री कौन सा था? ऑब्वियसली जब पीएम जन आरोग्य योजना की बात कर रहे हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आएगा। तो ये क्या, इसका टारगेट क्या है? द टारगेट इज टू कवर 12 करोड़ फैमिलीज which is approximately 55 crore beneficiaries, that is bottom 40% of the population. The premium in this is 1052 per year per family. Then what it has done is it has subsumed राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY in 2008. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पीएम जन आरोग्य योजना ने किस स्कीम को सबस्यूम किया है। तो वो स्कीम का नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY in 2008. What it covers? It covers 3 days pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization. Health coverage is 5 lakhs per family per annum. इसमें फैमिली मेंबर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। चिल्ड्रन अप टू 5 years कैन अवेल बेनिफिट अंडर पेरेंट्स कार्ड, यानी कि जो बच्चे हैं वो 5 साल तक अपने पेरेंट्स के कार्ड पर इसके लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद कुछ रिसेंट जो इससे रिलेटेड बात हुई है उसके बारे में जान लेते हैं कि रिसेंटली इन पीएम जन आरोग्य योजना 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स का जो सीमा उसको पार करी थी और यूपी टॉप्स द लिस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स क्रिएटेड. So what it does is it achieves the vision of universal health coverage, which is SDG 3, which is self development goal number 3. So it is very important to understand this is SDG 3. Then Ministry of Health and Family Welfare formed 16 member committee. तो 16 members की कमिटी बनाई गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीके पॉल टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम जन आरोग्य योजना. तो आई होप आपको इस स्कीम के बारे में थोड़ा अंदाजा लग गया होगा और स्कीम के बारे में इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है. अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड स्कीम की. तो सेकंड स्कीम है हमारे पास मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. तो इसके बारे में हमें ये बात जानना जरूरी है कि दिस रिवाइज वेज ऑन द बेसिस ऑफ CPI-AL, विच इज एग्रीकल्चर लेबर्स, राइट. सो इट रिवाइजेज द वेज रेट ऑन द बेसिस ऑफ CPI-AL. इसमें क्या है कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम हैज़ बीन मेड मैंडेटरी. तो APBS को मैंडेटरी कर दिया गया है. 2024-25 में इसका बजट एस्टिमेट कितना है इस स्कीम का? इसका एस्टिमेट है 86,000 करोड़. अब आपको ये बात जानना जरूरी कि वेस्ट बंगाल को फंड्स देना इस स्कीम में रोक दिया गया है. अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 27 ऑफ मनरेगा एक्ट 2005. अब देखिए स्कीम की डिटेल्स में जाते हैं कि जो स्कीम है मनरेगा ये कब लॉन्च हुआ था. ये लॉन्च हुआ था 2005 में. ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव इट इज़ टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट. तो 100 दिन तक सरकार को गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देना है इसके तहत. उसके बाद 10% एक्स्ट्रा वेज फॉर बियॉन्ड 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस. अगर आदमी 5 किलोमीटर के रेडियस से बाहर जाकर काम करता है तो उसको 10% वेज एक्स्ट्रा मिलेगा. एंड वर्कर्स विल गेट 0.05% ऑफ अनपेड वेजेस पर डे फॉर डिले बियॉन्ड 16 डे. तो अगर आपकी वेजेस 16 दिन से ज़्यादा अगर डिले हो जाती हैं तो आपको 0.05% ऑफ अनपेड वेजेस पर डे मिलेगा. उसके बाद अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि कैप्चरिंग अटेंडेंस थ्रू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन मेड कंपल्सरी. अब देखिए वेज रेट की बात करते हैं. हरियाणा होल्ड्स हाईएस्ट वेज रेट. तो हरियाणा कितना वेज रेट होल्ड करता है? 374 पर डे. अरुणाचल प्रदेश के पास सबसे लोएस्ट वेज रेट है, वो है जो कि 234 रुपये पर डे, 374 to 34. देन गोवा विटनेस द हाईएस्ट हाइक इन द वेज रेट विच इज़ 10.56%. और यूपी ने सबसे कम विटनेस किया है हाइक को विच इज़ 3.04%. एवरेज वेज फॉर 2024-25 इज 289
और जो कि पिछले साल में थी 261, तो ये एवरेज वेज रेट 261 से 289 चला गया है। एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरी जो होंगी इसमें वो वुमेन होंगी। अनस्किल्ड वेज कंपोनेंट ऑफ 230% डेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस इन कन्वर्जेंस विद स्वच्छ भारत मिशन। अगर कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस अगर बनाने की बात आएगी तो उस केस में अनस्किल्ड वेज कंपोनेंट कितने दिन का मिलेगा, 230% डेज का उनको मिल जाएगा। तो ये इस बारे में आपको मनरेगा के बारे में इतना सब जानना जरूरी था। उसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम में। नेक्स्ट स्कीम इज पीएम श्री स्कूल। ठीक है, व्हाट इज श्री इज स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो अभी रिसेंटली 211 पीएम श्री स्कूल्स इनॉग्रेट करे गए थे छत्तीसगढ़ में। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी जगह पर। अब पीएम श्री के बारे में बात हो रही है तो एक बार इसको जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब इसमें सेंटर का भी योगदान रहेगा, स्टेट का भी योगदान रहेगा। पीएम श्री का जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2022 में। और यही में अगर आपसे पिछली स्कीम की बात करें कि मनरेगा कौन से सन में लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 2005 में। तो पीएम श्री को ऑब्वियसली जब स्कूल से रिलेटेड बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगा। इसका टारगेट क्या है, टारगेट इज ग्रेटर देन 14,500 स्कूल्स इनको बनाने हैं अंडर पीएम श्री। टेन्योर की बात करूं तो टेन्योर इज 23 to 27 मीन्स 5 years। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना है 23 to 27। Then after this tenure, states will have the responsibility to maintain benchmarks। यानी कि जो आपका टेन्योर जब 2027 के बाद स्टेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी बेंचमार्क्स हैं उनको मेंटेन करना है, वो स्टेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फाइनेंशियल आउटले है इस स्कीम में 27,360 करोड़। तो इसमें आपका फाइनेंशियल आउटले कितना रहेगा पीएम श्री स्कूल में, इट इज 27,360 करोड़। बेनिफिट कितने लोगों को पहुंचेगा इससे, बेनिफिट वुड बी ग्रेटर देन 20 लाख स्टूडेंट्स। एग्जिस्टिंग स्कूल्स, ध्यान रखना है कि एग्जिस्टिंग स्कूल्स शुड बी स्ट्रेंथन्ड फ्रॉम स्कूल्स मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। ओके जी, तो इसका हमें फाइनेंशियल आउटले याद रखना है विच इज 27,360 करोड़ और टारगेट इसका है 14,500 हाउस होल्ड्स। उसके बाद आपसे बोल रहा है क्या कि एलिमेंट्री जो स्कूल होंगे, एलिमेंट्री स्कूल कौन से कहाँ तक होंगे, एलिमेंट्री स्कूल होंगे 1 से लेकर 5 और 1 से लेकर 8। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कौन से होंगे, 1 से लेकर 10 या 6 से लेकर 10, 1 से लेकर 12 या 6 से लेकर 12। अब इसमें मैक्सिमम 2 स्कूल्स पर ब्लॉक इनको सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम 2 स्कूल्स पर ब्लॉक या अर्बन लोकल बॉडी में इनको मैक्सिमम 2 स्कूल्स सिलेक्ट करने हैं। अब बोल रहे हैं 100% ऑफ पीएम श्री स्कूल्स विल बी कवर्ड अंडर, किसके अंडर कवर होंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो 100% जो पीएम श्री स्कूल्स है इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी नई स्कीम पर, वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कौन सी है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो रिसेंटली 3 पोर्ट्स टू बी डेवलप्ड एज हाइड्रोजन हब्स। हाइड्रोजन हब्स के लिए 3 पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी गई है। पहला आता है आपका दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट आपका गुजरात में है। इसको पहले बोला जाता था कंडला। ठीक है, तो ऐसे भी करके क्वेश्चन हो सकता है कि कंडला जो पोर्ट है उसको क्या बोलते थे, कंडला है दीनदयाल। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट को ही कंडला बोला जाता था जो कि गुजरात में है। पारादीप की बात करूं तो पारादीप इज अ वेरी फेमस पोर्ट और जो कि ओडिशा में है। चिदम्बरनार इज इन तुतुकुड़ी तमिलनाडु। ठीक है, तुतुकुड़ी तमिलनाडु में है। अब देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो लॉन्च ईयर है वो है 2023। ठीक है, वो है 2023। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री के अंदर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। नोडल अथॉरिटी क्या है, नोडल अथॉरिटी इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। फेज 1 की बात करूं तो फेज 1 23 से 26 तक है और फेज 2 जो है वो 27 से 30 तक है। आपको क्या याद रखना है, जो फेज 1 है वो 23 से 26 तक है और जो फेज 2 है वो 27 से 30 तक है। इसका जो फाइनेंशियल आउटले है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का वो है 19,744 करोड़। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इंडिया की जो डेफिनेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दी हुई है, कि जो आपका एमिशन है वो 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg हाइड्रोजन से ज़्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए। 2030 तक हमें क्या क्या हमें प्राप्त करना है इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के द्वारा, यानी कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। तो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए पर एनम की, 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। रिडक्शन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट ओवर 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ का हमें जो रिडक्शन करना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। अबेटमेंट ऑफ 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल GHGs। कितना अबेटमेंट करना है,
अबेटमेंट ऑफ 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल जीएजीज। रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन, तो रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन कितना हो जाएगा इसमें 125 गीगावाट। क्रिएशन ऑफ जॉब, तो 6 लाख जॉब इसमें क्रिएट हो जाएंगी। ओवर 8 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट, तो 8 लाख करोड़ में टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 6200 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉलेशन, तो इसमें लगभग 6200 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉलेशन वुड बी डन। अब उसके बाद क्या बोला कि सेटअप एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन हब्स बाय 2026, हमें 2 हाइड्रोजन हब सेटअप करने हैं, कब तक? बाय 2026 तक। तो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 100 करोड़ ईच, यानी 2 हब हैं, तो यानी कि एक के लिए 100 करोड़ और एक के लिए 100 करोड़, यानी टोटल 200 करोड़ में फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा, 100 करोड़ फॉर ईच हाइड्रोजन हब। और हमें कब तक बनाना है? 2026 तक बनाना है। हब्स शुड हैव कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मिलियन टन पर एनम, तो उनके पास क्या कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए हब्स की? 1 मिलियन टन पर एनम। तो इसी के साथ हमारी ये स्कीम भी कवर हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम पर। नेक्स्ट स्कीम आपकी है उन्नति। अब मैं उन्नति की बात करूं तो उन्नति क्या है? उन्नति इज उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ठीक है, उन्नति क्या है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसमें कोई भी स्टेट का कंपोनेंट नहीं है। तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है, ये किस लिए है? दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 साल है, हमें ये याद रखनी है। इसमें देखिए कमाल की बात यह है कि ये तो वैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। अगर किसी जनरल आदमी से पूछोगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगा, तो कोई भी ये बोलेगा डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन होगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो हमें एक बात ये याद रखनी है कि उन्नति की जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्रियल ट्रेड। तो इसमें मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट टू 1 यूनिट फ्रॉम ऑल कंपोनेंट इज 250 करोड़। तो एक कंपोनेंट के लिए कितना, फ्रॉम एक यूनिट के लिए कितना मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट्स है? 250 करोड़। आउटले है इस केस में 10,037 करोड़। तो इस केस में आपका आउटले है 10,037 करोड़। उसके बाद देखिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पहला है आपका पार्ट ए, दूसरा आपका पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 9,000, मैंने आपको बोला 10,337 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने हैं, इसमें 9,737 करोड़ वो किस लिए? दिस इज फॉर इंसेंटिव्स। बाकी इंप्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए 300 करोड़ अलग से हैं। तो 9,733 प्लस 300 10,037 करोड़, तो 300 करोड़ रुपए किसके लिए? फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इन 2 जोन्स। जोन ए जो कि इंडस्ट्रियली एडवांस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जोन बी जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव की। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव की बात करूं तो इसको 2 उसमें डिवाइड किया गया है फर्दर कि जोन ए और जोन बी। तो जोन ए में आपको कितना देना है? जोन ए में आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अप टू 5 करोड़। 5 करोड़ वेयर द GST इज एप्लीकेबल, एंड वेयर GST इज नॉट एप्लीकेबल इट इज 10 करोड़। ठीक है, तो जोन ए में 5 करोड़ और 10 करोड़ आपको याद रखना है, और 30% आपको याद रखना है। जोन बी में आपको 50% याद रखना है, पर अप टू 7.5 करोड़ वेयर GST इज एप्लीकेबल एंड 10 करोड़ वेयर GST इज नॉट एप्लीकेबल। यानी क्या क्या आपको याद रखना है? 30%, 5, 10 एंड देन 50%, 7.5, 10। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन की। इंटरेस्ट सबवेंशन की अगर मैं बात करूं तो जोन ए में कितना परसेंट सबवेंशन है? 3% सबवेंशन फॉर 7 ईयर्स। जोन बी में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर 7 ईयर्स। और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव की बात करूं तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल वेयर GST इज नॉट एप्लीकेबल। तो जहां GST एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव का कोई रोल नहीं है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। और जहां पर GST एप्लीकेबल है उस केस में जोन ए में 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और जोन बी में 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी नई दूसरी स्कीम की तरफ। दूसरी स्कीम आपका फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। कौन सी स्कीम है? फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2016 में। फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप वाज लॉन्च इन 2016। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मॉनिटरिंग एजेंसी इसमें DPIIT और ऑपरेटिंग एजेंसी इसमें SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल आउटले इस केस में 10,000 करोड़ है, ये बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें 10% इज रिजर्व फॉर द वुमेन स्टार्टअप्स। कलेक्टिव टारगेट कॉर्पस फॉर AIFs, अल्टरनेटिव AIFs इज अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो सपोर्ट बाय एफएफएस, so collective target corpus of AIFs which are supported by FFS is how much 48,000 करोड़। तो AIFs का टारगेट कितना है 48,000 करोड़। स्कीम डज नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, इंस्टेड इट प्रोवाइड्स कैपिटल टू सेबी रजिस्टर्ड AIFs। क्या बात बोल रहा है कि स्कीम जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता है स्टार्टअप में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ये, बल्कि इन्वेस्ट करेगा AIFs में जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होंगे। AIFs इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। उसके बाद हम बात करते हैं क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम पर। ये बहुत छोटी सी स्कीम है जो कि लॉन्च हुई थी 1950 में। इसकी नोडल एजेंसी आप याद रखिएगा विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में अंदर आती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग एट नेशनल लेवल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो नेशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट होगा ट्रेनिंग का वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाकी जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम वाज लॉन्च इन 2024। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। टेन्योर की बात करूं तो टेन्योर इज 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024। हमें ये बात ध्यान रखनी है। फाइनेंशियल आउटले इसमें 500 करोड़ है। और एक बात ध्यान रखना, ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए है, इसमें 4 व्हीलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टारगेट इसमें है 3,72,215 ईवीज। तो कितने आपका टारगेट दिया है? 3,72,215 ईवीज। ईवीज इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूं तो 2 व्हीलर के केस में आपको मिलेगा 10,000, स्मॉल 3 व्हीलर के केस में मिलेगा 25,000 और लार्ज 3 व्हीलर के केस में मिलेगा आपको 50,000। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है एनपीएस विच इज नेशनल पेंशन सिस्टम। तो नेशनल एनपीएस जो है वो आपका लॉन्च हुआ था 2004 में। ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉन्च कब हुआ था। वो लॉन्च हुआ था 2004 में। दिस इज मेड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन फ्रॉम 1 मई 2009। यानी कि देखिए 2004 में बल्कि भले ही लॉन्च हो गया हो पर ये हर सिटीजन के लिए लागू हुआ था 2009 से। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज PFRDA। इसमें एज जो एप्लीकेबल है वो 18 से 70। इन केस ऑफ प्री मैच्योर एग्जिट, तो अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट कर लेते हो तो अगर आपका जो पैसा है वो 2.5 लाख से कम है तो सब्सक्राइबर क्या कर सकता है? सब्सक्राइबर अपना पूरा का पूरा पैसा एक बार में निकाल सकता है। सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ 100%। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इफ द कॉर्पस इज हायर देन 2.5 लैक्स, ठीक है, ये हायर देन 2.5 लैक्स, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? आप उस केस में 80% टू बी यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ एन्युटी, यानी कि 20% जो होगा 20% आपको हैंड टू हैंड कैश में मिल जाएगा, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। पर जो 80% है 80% हैज टू बी यूटिलाइज फॉर परचेजिंग ऑफ एन्युटी। ये मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर की, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इन केस ऑफ नॉर्मल एग्जिट की डेफिनेशन क्या है कि जब आपकी उम्र जो है सुपर एन्युएशन हो गई हो, यानी कि 60 साल से ज्यादा हो गया हो, तो आप उस केस में 100% विड्रॉल कर सकते हो अगर आपका जो कॉर्पस है वो 5 लाख से कम है, ठीक है। नॉर्मल केस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप जब आपका प्री मैच्योर एग्जिट है, अगर आपका प्री मैच्योर एग्जिट में आप क्या कर सकते हो? अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो आप पूरा निकाल सकते हो। और नॉर्मल एग्जिट में अगर आपका 5 लाख से कम है तो आप पूरा निकाल सकते हो। अगर आपका कॉर्पस 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 40% किसके लिए? एन्युटी के लिए देना पड़ेगा। और पिछले केस में क्या था? पिछले केस में आपको 80% एन्युटी के लिए देना पड़ेगा। इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ, अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है 60 साल से पहले, तो अगर आपका जो 5 लाख से कम है कॉर्पस तो आपको 100% का विड्रॉल मिल जाएगा आपके नॉमिनी और लीगल हायर्स को। और अगर आपका कॉर्पस जो है वो 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 80% टू बी यूटिलाइज फॉर परचेज ऑफ द एन्युटी। तो आपको याद रखना, ये बात कर रहा हूं मैं गवर्नमेंट सेक्टर की। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई आपका एन्युटी वाला खेल नहीं है, आपको 100% विड्रॉल मिल सकता है नॉमिनीज और लीगल हायर्स को, ये आपको ध्यान रखना है। अब बोला कि पार्शियल विड्रॉल कैन हैपन मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो पार्शियल विड्रॉल आपका 3 बार हो सकता है मैक्सिमम फॉर सब्सक्राइबर हु हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 इयर्स। तो जिस व्यक्ति ने 3 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं एनपीएस में, वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है मैक्सिमम 3 बार। और दिस इज अप टू 25%, और वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, ना कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। एनपीएस में आपको पता होगा एक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और एक एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सिर्फ वो जो 25% आप निकाल सकते हो वो एम्प्लॉई का ही कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली जब मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी। सब्सक्राइबर कैन एग्जिट आफ्टर 10 ईयर्स। अगर देखो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में है आदमी तो सब्सक्राइबर कैन एग्जिट आफ्टर 10 ईयर्स, उसको मैंडेटरी 10 साल अपने कंप्लीट करने ही पड़ेंगे अगर नॉन गवर्नमेंट में है तो। एनएसडीएल क्या है? एनएसडीएल इज अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर फॉर दिस स्कीम। तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर ऑफ एनपीएस इज एनएसडीएल। उसके बाद हम करते हैं DNRLM की बात, विच इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन।
तो डे एनआरएलएम में अगर कोई बात जुड़ी होती है तो इसमें सारथी ऐप अगर आए तो आपको ध्यान रखना कि डे एनआरएलएम से जुड़ा हुआ है। अभी एक पार्टनरशिप उन्होंने करी है डे एनआरएलएम ने नज इंस्टीट्यूट के साथ, ये हमें याद रखना है। अभी रिसेंटली उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया लेडी एडविन कॉलेज के साथ टू वर्क विद रोशनी। रोशनी इज फॉर द सेंटर फॉर वुमेन कलेक्टिव लेड सोशल एक्शन एंड रोशनी इज सपोर्टेड बाय यूनिसेफ, हमें ये भी याद रखना है। दे हैव डन नॉन फाइनेंशियल मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग विद BFIL, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। तो BFIL के साथ नॉन फाइनेंशियल MOU किसने किया है? डे एनआरएलएम ने किया है। डे एनआरएलएम के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आपको याद रखना है कि जो डे एनआरएलएम है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसमें सेंटर का भी कंपोनेंट होगा और स्टेट का भी कंपोनेंट होगा। तो डे एनआरएलएम आपका लॉन्च हुआ था 2011 में, और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। दिस वाज नेम्ड एज डे एनआरएलएम 2016 और ऑल्दो इट वाज लॉन्च इन 2011, डे एनआरएलएम जो है वो 2011 में लॉन्च हो गया, पर इसका जो रीनेम हुआ है डे एनआरएलएम का वो हुआ है 2016 में। 50% बेनिफिशियरीज जो हैं वो आपके हैं SC/ST, 15% आपके हैं माइनॉरिटीज और 3% आपके PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो SC/ST के लिए 50%, माइनॉरिटीज के लिए 15 एंड देन PWDs के लिए 3%। वुमेन SHGs में जो आपके 10 से 20 मेंबर तक होने चाहिए, और स्पेशल एरियाज में जहाँ पर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर आपके 5 मेंबर से भी आप SHG बना सकते हैं। रिवॉल्विंग फंड की अगर मैं बात करूँ तो रिवॉल्विंग फंड इज 20,000 से 30,000 पर SHG। रिवॉल्विंग फंड मीन्स वो रोटेट होता रहता है SHG के मेंबर्स के बीच में। तो द एलिजिबिलिटी फॉर रिवॉल्विंग फंड इज मिनिमम एग्जिस्टेंस ऑफ 3 से 6 महीना होना चाहिए मिनिमम एग्जिस्टेंस, और जो फॉलो करना चाहिए पंचसूत्र इनकी 5 वो हैं कि मतलब रेगुलर सेविंग भी करें, मीटिंग भी करें, है ना, और ये सब करने से इनके 5 मूल मंत्र हैं कि उनको एक पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। तो दिस इज अंडर पंचसूत्र। ओके, इंटरेस्ट सबवेंशन की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट सबवेंशन इज लोन अप टू 3 लाख में आपको इंटरेस्ट सबवेंशन है 7%, ठीक है जी। और बैंक का सबवेंशन कितना होगा? 4.5%, ठीक है। आपको लोन 3 लाख का अप टू 3 लाख में आपको 7% पे लोन मिल जाएगा, इसमें बैंक का सबवेंशन हो जाएगा 4.5%। लोन की बात करूं अगर 3 लाख से 5 लाख में तो सिर्फ मैक्सिमम आप 10% उसमें दे सकते हो, जिसमें बैंक का सबवेंशन है 5%, ठीक है जी। तो आप बैंक का सबवेंशन आप इतना याद मत रखो, आपको याद रखो अप टू 3 लाख में आप 7% मिल सकता है, 3 लाख से 5 लाख पे आपको मैक्सिमम 10% पे मिलेगा। अब बात करें प्रोविजन ऑफ वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, तो वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड आपको मिलेगा अप टू 1.5 लाख पर विलेज ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन के केस में आपको वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड अप टू कितने तक मिल सकता है? 1.5 लाख रुपए तक का। ऑन डिमांड साइड इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग पुअर एंड प्रोवाइड्स कैटालिटिक कैपिटल टू SHGs। तो डिमांड साइड के केस में ये क्या करता है? इट प्रमोट्स फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग पुअर, तो फाइनेंशियल लिटरेट करता है पुअर्स को, एंड प्रोवाइड्स कैटालिटिकल कैपिटल टू SHGs। ओके, कैटालिटिकल मतलब मीन्स टू बूस्ट करना किसी भी चीज को। On supply side, it coordinates with the financial sector and encourages use of information and communication technology based financial technologies. तो ICT based financial technologies ये use करेगा on supply side and it coordinates with financial sector and encourages use of ICT based financial technologies and also provides BCs. BCs is business correspondents and community facilitators like bank mitras. तो सप्लाई साइड में BCs और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का यूज करेगा, डिमांड साइड में ये फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करेगा और कैटालिटिक कैपिटल देगा SHGs को। This works on remittances, especially in areas where migration is endemic. तो जहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा होता रहता है उस केस में इट वर्क्स ऑन रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज मतलब पैसे के लेन देन में भी काम करेगा इन स्पेशली इन एरियाज वेयर द माइग्रेशन इज एंडेमिक। ओके, हम बात करते हैं, देखिए जो आपका DNRLM है तो DNRLM ने क्या किया है? इट रिस्ट्रक्चर्ड एंड रिप्लेस्ड एक पहली कौन सी स्कीम थी? वो थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि DNRLM ने किसको रिप्लेस किया है और कौन से साल में रिप्लेस किया है? तो DNRLM ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 2013 में रिप्लेस किया है। एक और बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2013, ठीक है जी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इस स्कीम इसको किसने रिप्लेस किया है? DNRLM ने इसको रिप्लेस कर दिया है 2013 में। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो आपके 2020 में यूज स्टार्ट हुआ था। फाइनेंशियल आउटलेस में लगभग 1.97 लाख करोड़ है।
1.97 लाख करोड़ है, याद रखना, और ये 14 सेक्टर्स में लॉन्च हुआ है। दिस इज टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। तो इसी के साथ हमारा जो स्कीम्स का जो पढ़ने वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। अब हम सीधा चलते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। तो ये कौन सी स्कीम है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम? दिस इज उन्नति 2024। द टेन्योर ऑफ दिस स्कीम इज 5 years एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड एडिशनल 4। ऐसी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्नति का आपको पता है कि जो टेन्योर है वो कितना है, 10 साल का है। दिस इज रॉन्ग। फाइनेंशियल आउटले फॉर दिस स्कीम इज 10,037 करोड़। हमें ये बात याद रखना बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उन्नति का जो फाइनेंशियल आउटले है वो 10,037 करोड़ है, आउट ऑफ विच बोल रहा है 800 करोड़ आर ईयरमार्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स। नहीं 800 करोड़ नहीं है। देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि 10,037 करोड़ है पूरा फाइनेंशियल आउटले। उस केस में आपको क्या है कि 9,737 करोड़ है, ये तो इंसेंटिव्स के लिए है, ये आपका इंसेंटिव्स के लिए है। बाकी बचा हुआ 300 करोड़ रुपए ये आपका है इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट में उन्नति में 300 करोड़ रुपया दिया गया है और बाकी इंसेंटिव्स के लिए 9,737 करोड़, और ओवरऑल टोटल आपके पास 10,037 करोड़ है। तो ये भी आपका गलत हो गया। बोल रहे मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट्स टू 1 यूनिट इज कैप्ड एट 250 करोड़। दिस इज राइट। ओनली दिस क्वेश्चन इन दिस आंसर इज राइट। तो द आंसर वुड बी ओनली 3। नाउ वी आर कमिंग टू अवर सेकंड क्वेश्चन। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के बारे में बोल रहा है। द टेन्योर फॉर दिस स्कीम इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024। बिल्कुल बात ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम और EMPS 2024। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च द स्कीम। ये तो बिल्कुल बात गलत है। देखिए जब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करेगा, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करेगा तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री आ जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो दिस इज रॉन्ग। बोला फाइनेंशियल अलोकेशन फॉर दिस स्कीम इज 5,000 करोड़। दिस इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि फाइनेंशियल अलोकेशन स्कीम में 5,000 नहीं बल्कि 500 करोड़ है। ठीक है, तो यानी कि आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? Only one would be the correct answer. Now we are coming to our next question. This question is telling choose the incorrect statement with respect to the amount of incentives provided under electric mobility promotion scheme. ठीक है, तो आपको स्कीम में ये पता करना जरूरी कि क्या ये 4 व्हीलर के लिए है? नहीं, ये 4 व्हीलर के लिए नहीं है, ओनली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। क्या बोला? 10,000 पर 2 व्हीलर। बिल्कुल बात ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि 10,000 रुपये आपको देने हैं फॉर 2 व्हीलर, ठीक है जी, और 25,000 आपको देने हैं फॉर स्मॉल 3 व्हीलर, और फिर 50,000 आपको देने हैं फॉर लार्ज 3 व्हीलर। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया था। अब इसके बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। 25,000 फॉर परचेज ऑफ स्मॉल 3 व्हीलर, बिल्कुल बात ठीक है। अब बोला 1 लाख नहीं, 1 लाख नहीं है, ये 50,000 होना चाहिए। 50,000 फॉर फॉर द परचेज ऑफ 4 व्हीलर दिए। 4 व्हीलर तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये तो पूरा गलत हो गया। अगर 50,000 फॉर लार्ज 3 व्हीलर के लिए आता तो ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी कि आपका 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड आपको इनकरेक्ट बताना था, तो आपका 3 वुड बी द ओनली 3 वुड बी द आंसर इन दिस केस। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप इज FFS, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। और FFS स्कीम डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप। बिल्कुल, FFS जो है वो डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, ये बल्कि क्या करता है, ये AIFs को विच इज SEBI रजिस्टर्ड AIFs को फंड करता है। AIFs इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2015। जो FFS है वो 2015 में लॉन्च करने की बात बोल रहा है। तो FFS को हम देखते हैं, वो 2015 में लॉन्च नहीं हुआ, आई गेस वो 2016 में लॉन्च हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि शायद 2016 में लॉन्च हुआ है वो। DPIIT इज अ मॉनिटरिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम। बिल्कुल, DPIIT इज अ मॉनिटरिंग एजेंसी, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में कौन है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज SIDBI।
Implementing agency is SIDBI और monitoring agency is DPIIT. तो A and C would be the correct answer. What is the total corpus of the fund for startup? ये तो बच्चे को पता है. This is 10,000 crore. बोले which of the following institutions organizations manages the fund for startups? तो SIDBI इसको implement करती है और इसको manage करती है. In which year the craftsman ट्रेनिंग स्कीम वाज लॉन्च? तो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी 1950 में. अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम. ओके जी, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इज द नोडल एजेंसी फॉर द स्कीम. बिल्कुल बात ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्कीम्स एट नेशनल लेवल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. बिल्कुल. द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडमिशन इन ITI रेस्ट विद द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. बिल्कुल, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आपका रेस्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट पर. बाकी जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्कीम्स एट नेशनल लेवल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इन दिस वे ऑल वुड बी द करेक्ट आंसर्स. विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट? तो PM श्री विच इज स्कूल फॉर राइजिंग इन इंडिया. Tenure of this scheme is 2023 to 2027, which is right. After that, the responsibility will be of states union to continue to that benchmark. तो वो बेंचमार्क को कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी स्टेट्स की हो जाएगी. बिल्कुल बात ठीक है. इट एम्स टू प्रिपेयर मोर देन 25,000 एग्जाम्पलर स्कूल्स, विच इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 14,500 इसको स्कूल्स में प्रिपेयर करने हैं. एग्जिस्टिंग स्कूल्स विल नॉट बी कवर्ड. नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज एग्जिस्टिंग स्कूल्स विल बी रिवैम्प्ड एंड अपग्रेडेड. तो इस केस में ये भी आपका गलत हो जाएगा. एग्जिस्टिंग स्कूल्स के लिए है ये स्कीम. तो ओनली वन वुड बी द आंसर इन दैट केस. Now we are coming to our next question. As per PM Schools for Rising India scheme, which of the following schools managed by central, state, union territory governments, local self-government having UDA SE plus code would be considered for the selection under scheme? तो कौन कौन से स्कूल्स इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि या तो सेकेंडरी वन 1 से लेकर 10, ठीक है, 6 से लेकर 10, 1 से लेकर 12, 6 से लेकर 12, या फिर एलिमेंट्री हो कितना 1 से लेकर 5 और 1 से लेकर 8. तो इस केस में जो आपका ऑप्शन है बोथ 2 and 4 वुड बी द राइट आंसर. एज पर स्कीम डैश ऑफ द PM श्री स्कूल्स विल बी कवर्ड अंडर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट रूम्स और डिजिटल इनिशिएटिव्स. तो ये कितने % जो PM श्री स्कूल्स हैं वो इसमें कवर्ड हो जाएंगे? 100% इसमें कवर्ड हो जाएंगे. PM Shri was launched in September 2022 to showcase the implementation of the national education policy and emerge as exemplar schools over a period of time, and also offered leadership to other schools in the neighborhood. What does R stand in the Shri, which is school for rising in India? तो rising would be the answer. This is there. तो देखिए एक तो raising है, एक rising है, तो this is rising. आपको ये ध्यान रखना है. Which of the following statements are correct with respect to production linked scheme? तो production linked scheme बारे में बात कर रहा है. तो it is being launched in 10 sectors. No, it has been launched in 14 sectors. It was launched in the year 2020. तो 2020 में इसको लॉन्च करने की बात कर रहा है. और it aims to offer production linked scheme incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments. तो ये बिल्कुल बात ठीक कह रहा है. अब देखिए BB it was launched in 2020 only. तो it was B and C. तो उसको याद रखना है कि it was launched in 2020. हमें ये बात याद रखनी है. With respect to the National Green Hydrogen Mission, which of the following options is incorrect? तो incorrect पूछ रहा है. तो देखिए मिशन एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव. फेज 1 आपका है 23 से 26, बिल्कुल बात ठीक है. और फेज 2 आपका कब से कब तक है? फ्रॉम फिजिकल ईयर 2027 टू 2030. ठीक है, तो 23 से 26 और 27 से 30 ये फेज 2 है, ध्यान रखिएगा. अब बोल रहा है कि द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द मिशन इज 15,744 करोड़, विच इज रॉन्ग, क्योंकि फाइनेंशियल आउटले इस केस में 19,744 करोड़. तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में आपको याद रखना है कि जो फाइनेंशियल आउटले है वो 19,744 करोड़ है. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द मिशन, बिल्कुल बात ठीक है. तो इस केस में आपसे गलत पूछा गया था, तो गलत इज आपका ओनली सी. Which of the following statement are the target to be achieved by 2030 under National Green Hydrogen Mission? तो National Green Hydrogen Mission के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या टारगेट है? डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 बिलियन मेट्रिक टन पर एनम, बिल्कुल बात ठीक है. क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट, तो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स में रिडक्शन करना है ओवर 10 लाख करोड़. दिस इज रॉन्ग, दिस इज अप टू 1 लाख करोड़. अप टू 1 लाख करोड़ इनको क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन
फॉसिल फ्यूल्स करना है, तो ये गलत हो जाएगा। अबेटमेंट ऑफ 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो ये भी बात ठीक लग रही है। 50 मिलियन मेट्रिक टन है ना, इज आर टू बी अचीव्ड, तो दिस इज आई गेस A and C. A and C would be the right answer in this case. Which of the following statement are incorrect with respect to आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? देखिए, it aims to cover 8 करोड़ poor and vulnerable families, which is wrong. ये 8 करोड़ नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा 12 करोड़। 12 करोड़ फैमिलीज हैं और जिसमें 55 करोड़ आपके बेनिफिशियरीज हो जाएंगे और जो कि आपके क्या होंगे, बॉटम 40% हो जाएंगे, बॉटम 40%, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन ओनली इन पब्लिक हॉस्पिटल्स इन इंडिया इज कवर्ड अंडर द स्कीम। हॉस्पिटलाइजेशन ओनली इन पब्लिक हॉस्पिटल, नो नो नो, ये प्राइवेट में भी आप दे सकते हो, प्राइवेट में भी एप्लीकेबल है। बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, दिस इज राइट ओनली, सो ओनली सी वुड बी, तो इनकरेक्ट पूछा गया था आपसे, तो इनकरेक्ट वुड बी ए एंड बी। Mr. X, who is an artisan, has a family of 6 members. तो उनके पास फैमिली 6 members, he is trying to get benefit अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, which is the largest health assurance scheme in the world. तो आपको बताना है सही कौन कौन से हैं। Only 5 members of the family will be eligible. अगर उनके पास 6 फैमिली मेंबर्स हैं तो बोल रहा है कि 5 फैमिली मेंबर्स will be eligible for health insurance. This is wrong, क्योंकि इसमें कोई नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स का कुछ वो रोक नहीं है कि एक फैमिली में कितने मेंबर्स हों, उसमें कोई रोक नहीं है, तो ये गलत हो गया। इट कवर्स अप टू 3 days प्री हॉस्पिटलाइजेशन, बिल्कुल बात ठीक है, पर 50 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, दिस इज रॉन्ग। इसमें 3 days प्री है और 15 days आपका पोस्ट है, 3 days प्री और 15 days पोस्ट। अब बोल रहा है कि चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज कैन अवेल ट्रीटमेंट ऑन द आयुष्मान कार्ड ऑफ द पेरेंट्स, बिल्कुल बात ठीक है, अपने पेरेंट्स के कार्ड पर 5 साल के बच्चे उस पर यूज कर सकते हैं। तो आपसे क्या बोला गया था, आपसे बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ओनली 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। Which statement among the following is are incorrect with respect to दीन दयाल अंत्योदय योजना? DNRLM की बात कर रहे हैं, which is National Rural Livelihood Mission. In its attempt to financial inclusion on supply side, देखिए supply side की बात कर रहा है, it promotes financial literacy among poor and provides catalytic capital to SHGs and their federation. This is wrong, क्योंकि वो promote करता है financial literacy among poor and this to and catalytic capital to SHGs and their beneficiaries, not on supply side, this is on demand side. तो डिमांड साइड में वो फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करता है और कैटालिटिक कैपिटल देता है एसएचजीज को। अब देखिए बोला है इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन डिमांड साइड मिशन कोऑर्डिनेट्स विद फाइनेंशियल सेक्टर एंड एनकरेज द यूज ऑफ आईसीटी बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स एंड कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स लाइक बैंक मित्रास। तो ये डिमांड साइड में नहीं है, दिस इज फॉर द सप्लाई साइड, ठीक है, सप्लाई साइड में होगा ना ये सब चीज़, तो डिमांड सप्लाई का ये खेल है, तो दोनों ही गलत हो गए। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन रेमिटेंसेज स्पेशली इन एरियाज वेयर माइग्रेशन इज एंडेमिक, तो रेमिटेंसेज पे भी काम करता है इन एरियाज वेयर द माइग्रेशन इज प्रोमिनेंट, राइट। तो आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वुड बी 1 and 2। नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बैंक्स एक्सटेंड क्रेडिट एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% फॉर वुमेन एसएचजीज अप टू 3 लाख। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अप टू 3 लाख में उनको कंसेशनल, अप टू 3 लाख में उनको कंसेशनल मिलेगा अप टू 7%, ठीक है जी, और बाकी 3 से 5 लाख तक में उनको मिल रहा था कितना, मैक्सिमम उनको मिल सकता है 10%, ठीक है जी, मैक्सिमम उनको 10% में मिल जाएगा, ये हमें बात याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल पेंशन सिस्टम? तो नेशनल पेंशन सिस्टम की बात कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल मिनिस्ट्री, बिल्कुल बात ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2004, बिल्कुल ये लॉन्च हुआ था 2004 में, पर हमें ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि 2009 में इट हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू ऑल, तो हमें ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। In 2009, it has been made available to all. It was launched although it was launched in the year 2004, it was made available to all in 2009. LIC is the implementing agency. No. PFRDA, which is Pension Fund Regulatory and Development Authority, is the implementing agency for this scheme. Well, which of the following statements are correct with respect to the national pension system? Subscriber can exit only after the completion of 5 years. This is wrong. Subscriber इसमें voluntary exit ले सकता है अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में है तो, बाकी अगर प्राइवेट सेक्टर में है, अगर है तो वो 10 साल के बाद एग्जिट करेगा,
ठीक है, हमें ध्यान रखना है। प्राइवेट में 10 साल है, बाकी गवर्नमेंट में वॉलंटरी एग्जिट कभी भी ले सकता है जी, ठीक है। तो आपका ये गलत हो गया। द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL इज एक्टिंग एज अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर फॉर NPS। बात ठीक है, NSDL इज अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर। Contribution made towards the NPS are eligible to be an additional tax deduction up to 50,000। बिल्कुल बात ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए 80C में जो आपकी वो होते हैं 1.5 लाख रुपए तक का जो आपका टैक्स एग्जेम्पशन होता है, उसके अलावा उसके साथ एडिशनल आप 50,000 अगर NPS में डालेंगे तो वो भी आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ये आएगा सेक्शन 80 DDB है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पर इसमें एडिशनल 50,000 आप इसमें बचा सकते हो अगर आप इसमें 50,000 रुपए इन्वेस्ट करो NPS में, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अब क्या बोल रहा है, देखिए अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा की बात कर रहा है, मनरेगा की बात कर रहा है, तो हमें मनरेगा की बात करनी है। इट प्रोवाइड्स नॉट लेस देन 100 days ऑफ स्किल्ड मैनुअल वर्क एज अ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी पर्सन इन रूरल एरियाज एज पर डिमांड। As per demand, so this is very wrong. This is nothing should be as per demand. It is voluntary कि भाई उनका मन करेगा तो वो काम करेंगे। There should not be any demand. Okay, तो this is wrong actually। जहाँ आपको छोटे मोटे वर्ड्स पकड़ने हैं, स्कीम प्रोवाइड्स अनस्किल्ड वेज कंपनी ऑफ 230% डेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स इन कन्वर्जेंस विद स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अगर वो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं तो उन केस में उनको अनस्किल्ड वेज कितने दिन की मिलेगी, 230% डेज वुड बी द राइट आंसर। 230 हमें याद रखना है। 20% एक्स्ट्रा वेज इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बियॉन्ड 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस। नो, ओनली 10% एक्स्ट्रा वेज इज प्रोवाइडेड फॉर 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस। तो इस केस में आपसे बोल रहा था करेक्ट, तो करेक्ट वुड बी ओनली 2। अंडर मनरेगा बोल रहा है, अंडर मनरेगा 10% एक्स्ट्रा वेज इज देयर इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड कितना रेडियस, कितने रेडियस के बियॉन्ड, दिस इज बियॉन्ड 5 किलोमीटर रेडियस। तो बियॉन्ड 5 किलोमीटर आपको कितना मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। हमें एक बात याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारी जो MCQs हैं स्कीम का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। और आई होप कि आपको स्कीम्स करने में और मज़ा आया होगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया होगा। आपको कुछ भी कैसा भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। तो इसी के साथ हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं और इसी तरह देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।